एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। बात करेंगे इस वीडियो में 11th क्लास के लिए जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए गैस लॉ का, ये गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में आप लोग को पढ़ना है। फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री का भी एक कॉमन चैप्टर है। तो आपको दोनों ये फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी दोनों में कारगर सिद्ध होगा। ये वीडियो को आप पूरा देखें। हम बात करेंगे गैस लॉ का। तो जो गैस लॉ है वो बॉयल के द्वारा, चार्ल्स के द्वारा, गैलोसैक के द्वारा और एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया एक नियम है। तो हम एक वीडियो में 2 नियम की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 2 नियम करके हम इसे कंप्लीट कर देंगे और लास्ट में बनेगा आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। उसे लिखते हैं PV = nRT। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। समय बर्बाद नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है गैस लॉ। तो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया था। वह नियम गैसों के प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड था। मतलब बॉयल्स ने बताया था कि किसी गैस का प्रेशर जो है उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गिवन गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम। मतलब किसी गैस का, किसी दिए गए गैस के का निश्चित ताप पर उसका जो दाब है उसके आयतन, उसका जो दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला जो नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं उस नियम का नाम है बॉयल्स लॉ। हिंदी में बोलते हैं बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। इसका स्टेटमेंट आप सुन करके लिख सकते हैं, लिखने में बहुत समय लगेगा, हम बोल देते हैं। तो बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of a gas is inversely proportional to their volume। मतलब निश्चित ताप पर किसी गैस का जो दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कि प्रेशर जो है, गैस का जो दाब है वो P है और वॉल्यूम अर्थात आयतन भी है, तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझने वाला बात है, यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा टेम्परेचर निश्चित होने पर। और दिए गए मैटर के लिए, दिया हुआ मैटर मतलब मैटर ना बदले, जो इतना अमाउंट पहले है अमाउंट बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर गैस इतने बड़े कंटेनर में है और इतना ही 1 लीटर गैस इतने बड़े कंटेनर में है, 1 ही लीटर है। देखिए इसका जो वॉल्यूम है इसकी तुलना में, इसका वॉल्यूम इसकी तुलना में ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर जो है, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा। बस यही हम बताना चाह रहे थे। तो यहाँ समझना ही है कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, डैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसे हम यहाँ K से डिनोट कर देंगे। तो P = K × 1/V। और हम इसको इधर लाते हैं V को, तो ये V जो है P के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV = K हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो कांस्टेंट होगा, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी भी इंस्टेंट पर। अब बात करते हैं, जैसे किसी समय प्रेशर आपका P1 हो जाए और वॉल्यूम V1 हो जाए,
तो P1 V1 इज ऑल्सो इक्वल टू के, क्योंकि कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, तो P1 V1 ऑल्सो इक्वल टू के एंड एनी इंस्टेंट एट सेम टेम्परेचर, किसी समय सामान्य ताप पर, जो तापमान शुरू में था बाद में भी वैसी तापमान पर जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर को P2 से और वॉल्यूम को V2 से लिखेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू के। अगर इसे हम O1 मान लें, इसे इक्वेशन 2 मान लें और इसे इक्वेशन 3 मान लें, तो क्या होने वाला है, हम इन दोनों को देखेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, तो क्या होगा, बाई इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से देखो तो राइट साइड आपका इक्वल दिख रहा है, इसके लेफ़्ट साइड को भी आप इक्वल कर सकते हो। तो कैसे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। अब इसी में ना P1 है, उधर P2 मल्टीप्लाई में इधर लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल V2 बाई V1। इस लॉ को हम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले नियम में जिसे कहते हैं चार्ल्स लॉ। ये गैस का दूसरा नियम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम पढ़ते हैं इसे। चार्ल्स का जो नियम कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक नया चीज़ आ गया, अब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या, अब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं परम ताप। अब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को केल्विन में मापते हो, किसी भी यूनिट में दिया हुआ है और टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो अब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। तो कहता है कि निश्चित दाब रहेगा, प्रेशर निश्चित रहेगा दिए गए गैस का, तो निश्चित दाब पर, इसमें दाब नहीं परिवर्तित होगा। पहला में ताप निश्चित था, दूसरा में दाब निश्चित होता है। तो निश्चित दाब पर किसी गैस का जो वॉल्यूम है, यानी गैस का जो आयतन है, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है V है, किसी समय, जिस समय उसका दाब नियत है और ताप T है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब, जब प्रेशर इसका कांस्टेंट हो। बगल में लिखना है तो लिख सकते हैं, प्रेशर इसका कांस्टेंट रहेगा तभी ये रूल्स फॉलो होगा, अप्लाई होगा। भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम कांस्टेंट देंगे, वो कांस्टेंट K होगा। अगर इसे हम इधर लाते हैं तो V/T इज इक्वल K हो जाएगा, V/T इज इक्वल K हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है, किसी खास समय में आयतन V1 हो और ताप T1 हो, तो ये भी है जो कांस्टेंट के बराबर होगा। और किसी समय, इसको हम इक्वेशन 2 करेंगे, इसे बंद करेंगे, और किसी समय जब वॉल्यूम V2 हो और ताप T2 हो, तो ये भी है जो किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 3 कर लो। जब दो इक्वेशन के राइट साइड बराबर हो तो लेफ़्ट को भी हम बराबर करेंगे। तो हमें इसको नहीं, O1 वाले और 2 वाले को देखना है। O1 2 बोले तो V1 T1 V2 T2 को देखना है। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3, बाई इक्वेशन कौन सा, तो सेकंड एंड थर्ड, 2 और 3 से हम क्या पाते हैं, हमें यह पता है कि जब दो इक्वेशन के राइट साइड इक्वल हो तो उसके लेफ़्ट साइड को भी हम इक्वल कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ V1/T1 इज इक्वल V2/T2।
थोड़ा सा ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि V1 के साथ T1 है। हम ऐसा करते हैं V के साथ V को और T के साथ T को कर दें तो क्या होगा, देखिए हम ऐसा करते हैं V1 V2 को इधर ले आएंगे तो V1 बाई V2, T1 को ऊपर कर देंगे तो T1 बाई T2 हो जाएगा। इसी नियम को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स का नियम था। अगला नियम जो है गै-लुसैक का नियम है। चलिए इसी नियम में हम उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। तो इसी के साथ थर्ड लॉ जो है गै-लुसैक का है, गै-लुसैक्स लॉ। तो गै-लुसैक लॉ क्या कहता है? गै-लुसैक लॉ कहता है कि इसमें जो प्रेशर है, देखिए पहला में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। पहला नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ था, रिलेशन था प्रेशर और वॉल्यूम में। दूसरा में वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था। दूसरा में प्रेशर कांस्टेंट था, रिलेशन था वॉल्यूम और टेम्परेचर में। और तीसरा में, पहला में टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरा में प्रेशर कांस्टेंट और तीसरा में क्या कांस्टेंट होने वाला है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। और प्रेशर जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो गै-लुसैक ने बताया था कि किसी गैस का जो प्रेशर है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा तब होता है जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो ये रूल कब लगेगा? व्हेन वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होगा। व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट, V फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। P इज इक्वल, समानुपाती हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट दिया जाता। वो कांस्टेंट हमने K रखा, P बाई T कर देते हैं इज इक्वल K इधर हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन 1 बनाना है, 1 बना लेंगे। किसी समय अगर हम प्रेशर की बात करते हैं P1 हो जाए, टेम्परेचर T1 हो जाए, और ये जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। ये जो है कांस्टेंट होगा। उसके बाद किसी खास समय में बाद में प्रेशर P2 है और टेम्परेचर T2 है तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट होने के लिए ये चीज़ें तय है कि इसमें प्रेशर जो है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम जो है गैस का नहीं बदलना चाहिए, वो नियत होना चाहिए। चलिए तो हम इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्विवेलेंट कर देंगे। दोनों के राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या मिलता है? तो P1 बाई T1 इज इक्वल P2 बाई T2। इसी को हम ऐसे कर दें, P1 बाई P2 इज इक्वल T1 बाई T2। ये तीनों नियम है जो हमने अलग अलग निकाला। पहला नियम बॉयल्स लॉ, दूसरा नियम चार्ल्स लॉ, तीसरा नियम एवोगाड्रो लॉ। अब तीनों नियम जो है, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो चार्ल्स का नियम लगेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बॉयल का नियम लगेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा गै-लुसैक का नियम लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है वीडियो, सब कुछ सीखते हैं तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोकल से हैं, फतुहा में अगर लोकल में हैं, तो अगर आपको ऑफ़लाइन क्लास करना है तो आप क्लास को आकर के ऑफ़लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12 के बैच चाहे 11th के बैच जो भी हो। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए एक और सूचना देते हैं
जो आगामी 12 का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का 2025 में, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू करने के लिए सोचा है। उसका डेट जो है 10 अगस्त से है और 10 अगस्त से शाम में 4 बजे से उसका टाइम होगा। 4 से 5 में फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेटिव डे में रहेगा। 4 से 5:30 होगा, 4 से 5:30 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन केमिस्ट्री। बच गया जो समय 5:30 से 6:30 तक का। अभी 6:30 तक में अंधेरा नहीं होता, जब अगर अंधेरा होने लगेगा तो हम उसको और थोड़ा सा समय को नीचे करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अक्टूबर नवंबर तक कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर तक आराम से चल जाएगा इस टाइम में। तो 5:30 से 6:30 मैथ रहेगा, पहले 1 घंटे जो है 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन केमिस्ट्री रहेगा। आएँ और ज्वाइन करें। अगर अच्छा नंबर लाना है तो फिर आपको हर हाल में रिवीजन क्लास और हमारा टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आप रेगुलर क्लास ला करते हैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों में हम 90 नंबर से ऊपर लाने का आपका वादा करते हैं। अभी से भी आप रेगुलर क्रैश कोर्स का पूरा क्लास करते हैं तब। चलिए इसी बातों के साथ हम अपनी जो इस वीडियो है इसको हम स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।